चलें जी, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसमें आपको थोड़ा समझ आएगा कि भाई हमारी लाइफ में क्या क्या मसाइल होते हैं। मतलब जो हमारे मसाइल हैं उनमें से एक मसला हम लेके चल रहे हैं, उसको हम मैनुअली अगर सॉल्व करें तो हमें क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी, और अगर हम उसको कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करें तो फिर हमारे लिए क्या आसानी होगी। ये चीज़ें हम देख रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर। देखें, ये हमारे पास एक मार्क शीट है, ठीक है, मार्क शीट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, जो आप लोग हैं 7-8 जो भी हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये आपके नाम लिखे हुए हैं। ये आपने कोई टेस्ट दिया है, चलें लेट्स सपोज ये कह लें कि आपने एफएससी का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ठीक है ना। ये सब कैसे मैंने रैंडमली लिखे हुए हैं, ये मुझे तो नहीं पता कि आपके मार्क्स कितने, मैंने वैसे मतलब एक थोड़ा एग्जांपल के लिए लिख लिए हैं कि ये मार्क्स हैं। ये आपके मतलब हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, और हमने अभी यहाँ पे ढूंढना क्या है, हमने परसेंटेज ढूंढनी है। देखें, अगर आपको ये वाली चीज़ भूल जाएं कि हम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, ये चीज़ आपको वैसे मैनुअल फॉर्म में मिले तो आपने हर बच्चे की परसेंटेज ढूंढनी है। परसेंटेज ढूंढने के लिए मीन्स जो इसमें पहले नंबर पे है ये बच्ची, अगर आपने इसकी परसेंटेज ढूंढनी है तो इसकी परसेंटेज का क्या तरीकाकार होगा। इसकी परसेंटेज का तरीकाकार होगा, हम इस वाले सेल के अंदर, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा होता है, इस बॉक्स को सेल कहते होते हैं, ठीक है। ये जो सेल है ना, जहाँ पे अभी मैं इस वक्त ये निशान लगा रहा हूँ, इस सेल का नाम है A2। इसके जो कॉलम का नाम है वो A है, और इसकी रो का नाम जो है वो 2 है, तो इस सेल का नाम A2 है। इसी तरह से इस सेल का नाम जो है वो A3 है, इस सेल का नाम A4, क्योंकि इसके कॉलम का नाम A, इसकी रो का नाम 4, तो A4 इस सेल का नाम है। तो हमने इस सेल के अंदर जो कि सॉरी आप हेलो जी जी, आवाज़ नहीं आ रही? सर जी जो आप ये रो बता रही हैं ये रो दोबारा फिर से अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने कहा है कि ये जो आपके पास होती है ना हॉरिजॉन्टल वेज में, जैसे ये वाली है, इनको रोज कहते होते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट रो है, ये वाली, ये सारी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको रो कहते होते हैं, और ये भी सबसे पहली है तो इसको फर्स्ट रो कहते हैं। ये वाली इस शीट की सेकंड रो है, ठीक है। ये सारे ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये थर्ड रो हो गई, इसी तरह से ये फोर्थ, ये फिफ्थ वगैरह वगैरह। तो ये सारी रोज कहलाती हैं, ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये कॉलम ए है, ये जो नीचे ऐसे की तरफ ये जा रहा है इसमें वर्टिकल स्टाइल में। ये भी क्या है, ये भी एक जो है वो कॉलम है, इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, इस तरह से ये कॉलम चल रहे हैं। तो किसी रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ये जो एक बॉक्स सा आपको बना हुआ मिलता है, इसको सेल कहते होते हैं, इसको सेल कहते होते हैं। अभी ठीक है ना, इसको सेल कहते होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने सेल लिखा हुआ है, इस सेल का नाम A1 है, क्योंकि इसके कॉलम का नाम A है और इसकी रो का नाम 1 है, तो A1। इसी तरह से इस सेल का नाम, अगर आप इस सेल की इसकी बात करेंगे तो इसका नाम B1 है, क्योंकि इसके कॉलम का नाम B है और इसकी रो का नाम 1 है, तो B1। इसी तरह से ये C1। तो बहरहाल खैर ये चीज़ तो हमने नहीं समझानी, हमारा तो ये टॉपिक ही नहीं है जो मैं आपको अभी ये चीज़ें समझाना शुरू कर दूं, ठीक है। बहरहाल बताया सिर्फ इसलिए कि हमने इस बच्ची के, ये जो पहले नंबर पे है, हमने इसकी परसेंटेज इस सेल के अंदर लिखनी है। इस सेल का नाम D3 है, क्योंकि इसके कॉलम का नाम D है और इसकी रो का नाम जो है वो 3 है। हमने इस बच्ची की परसेंटेज इस सेल के अंदर लिखनी है। और परसेंटेज का ना तरीकाकार ये होता है कि आप ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 876 डिवाइडेड बाई 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अच्छा खैर चलें, इसमें ना एक और चीज़ होती है, वो ये है कि जब आप इस तरह की कैलकुलेशन करते होते हैं ना, तो एक चीज़ ज़रा और ख्याल कीजिएगा। उसके लिए आपने करना होता है, सबसे पहले आपने इक्वल लगाना होता है। इक्वल लगा के ना, तो इधर हम
876 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फार्मूला होता है। तो इस बच्ची की परसेंटेज जो है ना वो आई है 876, सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क्स 876 थे, टोटल 1100, तो इसकी परसेंटेज 79.6363 और 64 ये इसकी परसेंटेज आई है। अब दूसरे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे, आपने करना ये होगा कि आप इक्वल का निशान लगाएंगे, वो तो वैसे इस सॉफ्टवेयर की वजह से है, ठीक है। कि अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअली आप क्या करेंगे, आप इस बच्चे के लिए इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल पे डिवाइड करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी यही, इसके साथ भी यही, इसके साथ, मतलब इन तमाम बच्चों के साथ एक ही काम करना है। जो इसका तरीकाकार है वो सेम है, लेकिन नंबर्स डिफरेंट होंगे। जाहिर है सब बच्चों के नंबर एक जैसे तो नहीं है ना, लेकिन जो सबका तरीकाकार है वो एक जैसा है। तो ये हमारा एक मसला है। देखें हमने इस काम को अब 7 दफा या 8 दफा करना है, ठीक है ना। ये तकरीबन टोटल आप 1 2 आप 7 बचे हैं, तो अगर मैंने 7 बच्चों की परसेंटेज ढूंढनी है तो मुझे 7 दफा ये काम करना होगा जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, ये आपके सामने। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं ना, देखें मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, इस बात को जरा गौर से सुने। परसेंटेज इन 7 बच्चों की ढूंढनी है, सब बच्चों की परसेंटेज ढूंढने का जो तरीकाकार है वो सेम है, लेकिन जो इनके फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो सबके डिफरेंट हैं। अगर सब बच्चों के एक जैसे होते, मिसाल के तौर पे सब बच्चों के मार्क्स 876 हैं, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था, फिर एक की जो परसेंटेज आती है हम सब की वही लिख देते। अब सबकी तो परसेंटेज एक जैसी नहीं आएगी, क्योंकि सबके मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो तरीकाकार है, जो पैटर्न है वो एक जैसा है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम ये चाहते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैंने किसी बच्चे से सॉल्व करवाना है तो मैं उसको कह सकता हूँ भाई आप ना इस तरह से करते जाओ, भाई इन मार्क्स को इन पे डिवाइड कर दो और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके ना, तो आपको जो है ना परसेंटेज मिल जाएगी। अच्छा, अब हम जरा इसको एक और तरीके से करते हैं। ये तो था ना इसका मैनुअल तरीका। अब कंप्यूटर जो कंप्यूटर का काम है ना, इसका काम है आपकी हेल्प करना, मीन्स प्रोग्राम लिखना। ये भी एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक बेसिकली ये प्रोग्राम है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, ये ये ठहरा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका काम यही होता है कि ये आपके मसाइल को इजीली जो है वो सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो जो सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, एक प्रोग्राम जो है वो आपकी किस किस तरह से जो है वो हेल्प करता होता है कि आप प्रोग्राम में उसको इजीली कर लेते होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अभी हमने पढ़ी थी। क्या प्रोग्राम कैन सॉल्व सॉरी अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम यूजिंग बाय यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन वगैरह, और ये सारी चीज़ें। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे और ये कैसे ये काम जो है ना वो करके दिखाता है। अब तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा। मैं हर दफ़ा ये चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें इस वाले कॉलम के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके लिए मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ। देखें फार्मूला क्या है, इस कॉलम का नाम है B3। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, मैंने आपको कहा कि वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर लाजमी लिखा जाता है ताकि उसकी कैलकुलेशन का आपको रिजल्ट मिल सके। इस कॉलम का नाम है B3। मैंने उससे कहा है कि तुम क्या करो, मैं अब इस मसले को खुद नहीं सॉल्व कर रहा, मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि तुमने ऐसे ऐसे करना है। मैं उसको बता रहा हूँ कि B3 के अंदर जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है C3 वाले पे। B3 डिवाइडेड बाय C3। B3 के अंदर जो वैल्यू खड़ी है, मतलब इस बच्चे की परसेंटेज हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हमने ना करना क्या है, हमने इस बच्चे की परसेंटेज ढूंढने के लिए जो पहले नंबर पे सिद्रा, हमने इस कॉलम B3 को डिवाइड करना है C3 पे और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ।
ठीक है ना। ये हमने इसको फार्मूला बताया कि तुमने ऐसे करना है, ये करेंगे तो इधर उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब बात ये है, ये तो इसके लिए तरीकाकार था। अच्छा, अब जो दूसरे नंबर पे बची है, अगर हमने इसकी परसेंटेज ढूंढनी हो तो इसकी परसेंटेज ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा